थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कमांडर एसके सानी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। फैसला तो यही हुआ था सर कि ना आप गोली फायर करेंगे ना हम गोली फायर करेंगे, लेकिन वहां से गोलियां भी आई हैं, ड्रोन भी चलना शुरू हो चुके हैं। यह क्या एक मैसेज है कि हम किसी भी सीज फायर को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि अब भारत के लिए भी फ्री हैंड है, फ्री हैंड है भारत के लिए। ना अमेरिका कोई कुछ बोल सकता है, ना अब यूरोप भारत को रोक सकता है। सर जय हिंद राजेश। पहली बात तो मेरा नाम ब्रिगेडियर साहनी है, मैं आर्मी से हूं। अरे थैंक यू सर, सॉरी मेरे पास कमांडर साहनी लिखा हुआ था, आया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, सॉरी इसके लिए। सर का नाम सही करिएगा, ब्रिगेडियर एसके साहनी लिखिएगा। हाँ, फॉग ऑफ वॉर में सब चलता है जी। अच्छा, पहली बात तो 6 बजे जब सीज फायर अनाउंस हुआ जी ट्रंप के द्वारा, और फिर बाद में हमारी प्रेस ब्रीफ हुई, और उसके 2 घंटे के अंदर ही सीज फायर हो गया, ये बहुत कुछ दर्शाता है। जैसे कि पाक आर्मी जो है वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो बैकफुट में है। वो उनका अभी वजूद ही अभी क्वेश्चन मार्क में आ गया है, जी क्योंकि जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, उसमें तो अपनी सारी शर्तें मंजूर की हुई हैं अभी। जी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, ट्रेड नहीं चलेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने समझ लिया है कि उनका नुकसान भी काफी हो गया है। टेररिस्ट कैंप भी हमने खराब किए हैं, इनके सत्यानाश किए हैं, जी और काफी ज्यादा उनकी नुकसान हुआ है। ओवर 100 टेररिस्ट तो हमारी ऑफिशियल फिगर है। तो इस सब को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी अब बहुत खटाई में आ गई है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोकल अनरेस्ट तो है ही। बलूचिस्तान जो है वो इनको तंग कर रहा है, पाक आर्मी को। सिंध और पंजाब प्रोविंस में आपस में तंगी है। जेके अपना ऊपर पीओके में बहुत परेशानी है। तो ये सब देखते हुए राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक फेलियर भी हो रहा है। अभी आप देखें कि जो पाक चीफ है अपने जी मियां मुनीर जो है, उन्होंने अपने जो एनएसए लगाया, डीजीआईएसआई को लगाया है, बिल्कुल। मलिक साहब को। वो इसके कारण क्या हुआ है कि उन्होंने पूरा डिसीजन, जो पॉलिटिकल डिसीजन भी अगर उन्होंने लेना है या अदरवाइज कोई मिलिट्री डिसीजन भी लेना है, वो पूरा उन्होंने पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर दिया है। जी और जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि सीज फायर को तोड़ा गया है, वो इसी में ही अब चल रहा है कि अभी पाक आर्मी को अपने वजूद की भी प्रॉब्लम हो गई है, उनको काफी कुछ करना पड़ेगा। मेरी समझ से तो यही है। चलिए, ये वजूद की आने लड़ाई वाले है। 2-3 घंटे में ठीक पता है लग सर, जाएगा, या अगले 12 घंटे में पता लग जाएगा क्या हो रहा है, कि 12 घंटे पाकिस्तान दूर की आर्मी बात है ने सर, कूद करा 12 है। घंटे दूर की बात है। जो मैंने अभी पिछले 4 दिन कल में सुबह इंडियन 6 आर्मी बजे को तक देखा चलो। है, प्रधानमंत्री मोदी को देखा है, उसमें एक चीज साफ तौर पे दिखाई है कि टिट फॉर टैट सर, नो बेट। श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में लगातार धमाके हुए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में भी देखे गए हैं कई ड्रोन। ये धमाके जो हैं वो मैं पिक्चर क्लियर कर दूं एक बार कि ये जो धमाके हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन को जब रास्ते में नाकाम किया, उसकी आवाजें हैं। श्रीनगर में लगातार धमाके हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान के भेजे गए ड्रोन को आसमान में ही भारत ने मार गिराया है। हवा में मार गिराए गए सभी ड्रोन। श्रीनगर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है, कई ड्रोन श्रीनगर में दिखाई पड़े हैं, कुछ धमाके की आवाजें भी वहां से आई हैं, और भारत के एयर सिस्टम ने बिल्कुल पाकिस्तान के ड्रोन को, हमले को नाकाम किया है। इरफान फाजिल मेरे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ ड्रोन दिखाई पड़े हैं, धमाके की आवाजें भी सुनाई पड़ी हैं। इरफान, देखिए, तकरीबन 50 से 70 के करीब जो है तेज आवाजें जो है तकरीबन शहर श्रीनगर में सुनाई दी है। इस बीच अगर मैं लाल चौक को लेकर बात करूं, या बीबी कैंप का एरिया बात करूं, या साथ ही साथ शहर के हसास इलाके, तकरीबन उसमें 70 से 80 धमाकों की आवाज जो है सुनाई गई है। और इस
सिचुएशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर का जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां से भी खबर आ रही है, या साथ ही साथ अगर देखा जाए पीओकी को लेकर जो धमाकों की आवाज वो भी खबर आ रही है। इस बीच अगर जितने भी शहर के अलग अलग हसास इलाके हैं वहां पर इस वक्त सिचुएशन, इनफैक्ट लाल चौक को लेकर अगर मैं बात करूं जहां से रेड कलर के जो ड्रोन है उनकी जो साइट है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा पैनिक में आ गए हैं कि अचानक से इस डिसीजन के बाद, सीज फायर के बाद जिस तरीके से ये डिसीजन सामने नजर आया था कि अब दोनों देशों के बीच समझौता होगा, मगर उसके बाद इस तरह की जो मूवमेंट है, इस तरह की जो हरकत है वो देखने को मिली है, जिसमें खुद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने जो है वीडियो प्रोड्यूस किया है और साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पे भी इसको एक डिस्गस्टिंग एक्ट माना है, जिसकी वो भी उनको भी लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन है। और साथ ही साथ इस वक्त अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कॉर्नर टू कॉर्नर जो है तेज धमाकों की आवाज जो है वो लाल रंग के जो ड्रोन्स है वो मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके साथ साथ जो ओवरऑल सिचुएशन है, कह सकते हैं पूरे घाटी में इस वक्त जो है तनाव का माहौल राजेश छाया हुआ है। मगर साथ ही साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं बात करूं तो कंप्लीट सिक्योरिटी के एंड से जो है अलर्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से इस सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है आखिरकार ये स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। मगर साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि पूरी घाटी में जो है ब्लैकआउट के मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं, पावर को शट डाउन कर दिया गया है और सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। चलिए इरफान, पल पल की खबर पे नजर रखिएगा, आप अपना भी ध्यान रखिए और लोगों से भी ये करिएगा कि पैनिक ना हो। दुश्मन की हर नापाक हरकत को भारतीय वायुसेना जवाब दे रही है। क्रोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी मेरे साथ बने हुए हैं। क्रोड़ी सिंह जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन जरूरी था कि ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ चल रहा है वो जो हमारे खुद के रिपोर्टर्स हैं उनसे हम पूछें, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज पर जो बरसैफ यूनिवर्सिटी है उसमें कई कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्रोड़ी सिंह जी, अब क्या ऑप्शंस भारत के पास हैं? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दिल लेकर आए, मध्यस्थता करना चाह रहे थे और कहा, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले ट्वीट करने वालों में शामिल थे कि हां दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। और अब क्या ऑप्शंस हैं सर? ये अमेरिका के मुंह पर भी जनरल मुनीर का तमाचा है। जी क्रोड़ी सिंह जी, क्रोड़ी सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, वो फोन थोड़ा कट गया था, आपको सुन लिया है मैंने कृष्ण। चलिए, मेरा सवाल बिल्कुल साफ है क्रोड़ी सिंह जी। जिस प्रकार से पाकिस्तान में हो रहा है, जो हरकतें शुरू हो गई हैं, अब क्या कुछ ऑप्शंस हैं दोनों देशों के पास और क्या बातचीत कि अब कोई गुंजाइश नहीं है? और ये तमाचा भी जनरल मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे मारा था, जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था कि मैंने दोनों देशों से बात कर ली है। सर देखिए, ट्रंप ने जो ट्वीट किया था वो बिल्कुल क्लियर था जी, उसमें डिटेल्स कुछ नहीं था, केवल इतना था कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, और मीडिएटेड उन्होंने वर्ड यूज किया था कि मैंने मीडिएट किया, इतना स्पष्ट था। और उसके बाद दोनों साइड के डीजीएमओ से बातचीत की, वो आपस में बातचीत की, क्योंकि ग्राउंड पे मॉनिटरिंग वही करते हैं डीजीएमओ, तो मॉनिटरिंग करके ये मान के चल रहे थे कि सीज फायर हो गया। लेकिन उसके बाद इस्पाक ने अभी जो पाकिस्तान का सियासती सूरत हालात बताया, और मैंने भी अपने चैनल पे बार बार कहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल नहीं है इंडियन आर्मी की तरह, वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है और करप्शन भी बहुत है उसमें, और डिवाइडेड है। और वही स्थिति अब सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो उसमें दो चीजें हैं, एक तरफ दहशतगर्द वर्दी और उन्होंने मजहब को लपेट रखा है, ये तीनों मिलके एक ग्रुप बन जाता है। दूसरी तरफ है जो जमहूरियत की फोर्सेज हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, और इन दोनों के बीच में पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में टकराहट चलता रहा है। आधे समय मिलिट्री वर्दी, दहशतगर्दी और जो मजहब वाली फोर्सेज है वो सत्ता में रही है, आधी बार जमहूरियत रहा है। तो जमहूरियत हमेशा पाकिस्तान में कमजोर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जब ट्रंप से बातचीत हुई है तो ऐसा नहीं है कि शहबाज अकेले ने बात कर ली या प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले ने बात कर ली, निश्चित रूप से कंसल्टेशन हुआ होगा। भारत में भी अपने जो कैबिनेट है या दूसरे कुलीग्स है उनसे कंसल्टेशन हुआ होगा, ट्रंप की तरफ से ये प्रपोजल है, उधर भी हुआ होगा।
लेकिन मिलिट्री में निश्चित रूप से डिसकंटेंट है और हो सकता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि जो फोर्सेज हैं, दहशतगर्दी, वर्दी और मजहब वाली है, उनको ये मंजूर नहीं है कि भारत के साथ अमन से रहें किसी भी रूप में। तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा सीज फायर हो जाए और जिसमें बातचीत हो और बातचीत में पाकिस्तान का पक्ष कमजोर पड़े, क्योंकि अगर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर पड़ता है, और जमहूरियत में ये मान के चलते, वो हमेशा ये प्रोपेगेट करती रही है ये फोर्सेज कि जमहूरियत होता है तो पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होता है, भारत के साथ बातचीत होती है, थोड़ी अच्छे रिलेशन चलते हैं, अमन की बात होती है। लेकिन जब भी वह इस तरह का ये वर्दी का शासन होता है तो भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ठीक है, ये स्वाभाविक सी है, कोई नई चीज नहीं लग रही। मैं तख्ता पलट पे भी आऊंगा, तख्ता पलट पे भी आऊंगा आपके पास, लेकिन ब्रिगेडियर एसके साहनी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पॉइंट जो करोड़ी सिंह जी ने बड़ा अहम टच किया कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर राजनीति है, उनकी हमेशा चाहत रहती है कि वो अपने देश पर राज करें और इतिहास गवाह रहा है। लेकिन जनरल मुनीर आने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी में अब राजनीति का शौक नहीं है, उसके अंदर जिहादी जो ताकतें हैं, जिहादी जो सोच है, वो ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से वो आतंकियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आतंकियों का भी यही होता है सर, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह काम नहीं करना, ये इस बात का इशारा है कि जिहादी ताकतें, मुल्ला मुनीर की जो सोच है, वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर अब घुसती जा रही है। सर राजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। जो मुल्ला मुनीर ने जो अपने इस ऑपरेशन का नाम भी दिया है, उसका नाम है बुनियान मरसूस जी ना। बुनियान मरसूस जो है, ये एक कुरान से लिया गया शब्द है। इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश में बोला गया है, गॉड लव दोज हु फाइट फॉर हिज कॉज इन बैटल, मतलब कि जो काफिर के लिए लड़ेगा उसके लिए खुदा जो है उनको प्यार करेगा। तो ये है बुनियान मरसूस का मकसद। तो ये अगर आप देखें, मुल्ला मुनीर जो है, ये उनका एक बहुत ही ज्यादा जिहादी मेंटालिटी है। वो एक प्रीचर टाइप बात कर रहे हैं। अगर आपने उनकी कोई स्पीच सुनी हो या कोई एड्रेस सुना हो, स्पीच सुनी उनकी, जो जिस हिसाब से वो अपने ट्रूप से बात करते हैं, वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे IAS वाले अपने रैंक से बात करते हैं। ये तो अपने ट्रुप्स को सीधा बोलते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में है, और अगर आप काम अच्छा करोगे तो सीधा अल्लाह के घर में जाओगे। तो एक प्रोफेशनल आर्मी ऐसे नहीं काम करती है। प्रोफेशनल आर्मी के पास एक एम होता है। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी जो है, कुरानिक आर्मी, कुरान से जुड़ी आर्मी लगती है, और ये एक हमारे देश के लिए नहीं, ये पूरी विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए मुझे लगता है एक खतरे का समय है। पाकिस्तान आर्मी जो है कैन नॉट बी टेकन एज एक जिहादी आर्मी जी। पर उनकी जो प्रीचिंग है, कल जो उन्हें डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है 2 दिन पहले, कि जो उनके मदरसा के जो लड़के हैं उनकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। बिल्कुल, हम अपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाते हैं, RNR की चीजें, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट इनके बच्चे जो मदरसे में है, जो ऑलरेडी एक जिहादियों की तरह ट्रेन किए जा रहे हैं, अगर एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो एक डिफेंस मिनिस्टर अगर उनका ऐसे बोल रहा है कि उनकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ही मदरसों के बच्चे हैं, तो ये किसी भी कोई भी एक जेन्युइन देश जिसकी अपनी सिविलाइजेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमें हिंदुस्तानियों को, हमारी इंडियन आर्मी को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनको अब ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और आगे आने वाले समय में हमें अपने भविष्य के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो सोचना पड़ेगा। और जिस हिसाब से सीज फायर वायलेशन हुआ है, ये बहुत चीजें दर्शा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि देखा जाए कि वो हिंदुस्तान के सामने उसने घुटने टेक दिए, बिकॉज वो तो अपने आप को अल्लाह की फौज समझते हैं। वो तो कहते हैं हम तो बहुत सुपीरियर है, ये हम किन से लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको उनके पास उसका बैकबोन ही नहीं है। तो ये चीज जो है अब देखने वाली है कि क्या हम जिहादी आर्मी से लड़ने वाले हैं सर। लेकिन मुझे लगता है कि फैसले की घड़ी है, ये फैसले की घड़ी है, क्योंकि जनरल मुनीर जितने दिनों तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा सर, भारत के लिए खतरे बढ़ते जाएंगे।
और मुझे लगता है कि इसके बारे में गहन विचार विमर्श इस वक्त दिल्ली में चल रहा होगा। करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आऊँगा। करोड़ी सिंह जी, खबरें आ रही हैं सरहद के उस पार से कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हों या इशाक डार हों या रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हों, जनरल मुनीर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हैं। इन खबरों में कितना दम, और यह भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर तख्ता पलट भी वहां पर हो सकता है। जिस प्रकार से परवेज मुशर्रफ ने किया था नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ ने ही एक्सटेंशन दिया था, मुझे याद है, मुनीर को, और आज मुनीर उनका ही खेल का दी एंड करने वाले हैं अगले 24 घंटों के अंदर, जो खबरें आ रही हैं। देखिए राजेश, जिस तरह का इस्पाक ने और दूसरे आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, अगर उस लेवल का सीज फायर वायलेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से हालात बहुत खराब हैं। अगर उस लेवल का सीज फायर का वायलेशन है तो ऐसे हालात में हो सकता है कि वो पूरी जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और पाकिस्तान का जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको शायद बहुत से नेताओं को वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ज्यादा आशंका ये लग रही है कि पाकिस्तान की आर्मी में कहीं इनफाइटिंग शुरू न हो जाए जी, उसकी संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी डिवाइडेड है और ये जो क्राइसिस का समय है, इस समय पाकिस्तान में देखिए सियासती क्राइसिस ही नहीं है, मैशती क्राइसिस भी है, इकोनॉमी भी पाकिस्तान की बहुत खराब है। और दूसरी तरफ जो अभी सानी साहब भी बता रहे थे, अलग अलग रीजनल लेवल पे पाकिस्तान, तो ऐसे हालत में पाकिस्तान की जो फ्रेजाइल स्थिति है, उसमें मिलिट्री ये सोचेगा कि हम अगर शासन करें तो पाकिस्तान को यूनाइट कर सकते हैं। वो संभावना नहीं है, मिलिट्री कभी यूनाइट नहीं कर सकती, किसी भी देश को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आज के जमाने में। तो निश्चित रूप से ये मिस एडवेंचर कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के आवाम के लिए सुसाइडल होगा। लेकिन उस लेवल पे जा सकते हैं जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि सीज फायर का अगर कोई अनाउंसमेंट किया है ट्रंप ने, तो निश्चित रूप से सिविलियन गवर्नमेंट से बात की है, सिविलियन गवर्नमेंट ने मुनीर से या मिलिट्री कमांडर से, हो सकता है अमेरिका ने नहीं की हो, लेकिन अपने मिलिट्री कमांडर से वहां की सिविलियन गवर्नमेंट ने डेफिनेटली बातचीत की होगी। लेकिन अब जिस तरह का हालात बिगड़ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो मेन मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत ने जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको तो ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान को क्या मिला इससे? तो देखिए, सीज फायर है वो तो एक छोटा स्टेज है, उसके बाद तो बातचीत चलेगी, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर बातचीत होगी तो रीजनेबल बातचीत होगी, अनरीजनेबल नहीं चलेगी। जब अप्रोच से टेबल बैठेंगे तो जो कॉमन सेंस है, रीजनेबल चीजें हैं, वो माननी पड़ेगी आपको। तो वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि भारत आतंकवाद पे कभी समझौता नहीं करेगा। लेकिन मैं छोटा सा एक पॉइंट पे, क्योंकि ब्रिगेडियर एस के सानी सर आ चुके हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा, लेकिन एक मिनट में एक चीज मुझे समझाइए। जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने आज रात को, जिस प्रकार से पिछली रात को, माफी चाहूंगा, पाकिस्तान के 5 एयर बेस पे निशाना साधा, और मुझे लगता है कि जनरल मुनीर को अभी भी ये समझ में नहीं आ रही हैं चीजें कि हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी में और एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पर उनसे बहुत आगे हैं। हम अगर 5 मिसाइलें उनके टारगेट पर हर जगह पिन पॉइंट टारगेट कर सकते हैं, तो हम ऐसी भी बरसात कर सकते हैं जहां आपके बचने और भागने के लिए जगह आपको नहीं मिलेगी। अगर एक मौका अमेरिका की मध्यस्थता से आपको मिला है तो ये आपके लिए फेस सेविंग है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी अपने रूप में उतर आई तो फिर बचाने के लिए खुदा भी नहीं आएगा आपको। देखिए राजेश जी, अगर गुड सेंस प्रिवेल करे तो आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन ये शायद उनको इतना तो मालूम होगा कि कन्वेंशनल फोर्स के रूप में भारत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ये वहां की मिलिट्री जानती होगी। दूसरा यह कि भारत ने कितना संयम बरता, भारत ने जो
जिन ठिकानों को स्ट्राइक किया वो सब मिलिट्री के थे, सिविलियन किसी भी एरिया को स्ट्राइक नहीं किया। तो भारत तो इस तरह का संवेदनशील भी है, शालीनता भी दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह का कर रही है वो ये चाहते हैं कि अब तो पाकिस्तान को डिफीट, प्रैक्टिकली एक तरह की डिफीट है, क्योंकि जब वो बातचीत पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, तो जो पाकिस्तान का मिशन है जो वो करना चाहते थे वो किसी भी हालत में पूरा होता नहीं लग रहा है उनको। तो एक लास्ट रिजोर्ट के रूप में वो तख्ता पलट की संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अगर इसी तरह डिटेरियोरेट हुई तो, अगर कॉमन सेंस प्रिवेल कर जाए और फिर से सीज फायर को एक्सेप्ट कर ले, डीजीएमओ बात कर रहे होंगे, निश्चित रूप से भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ में वो बातचीत हुई होगी इसको, लेकिन वो किस तरीके की बातचीत हो रही होगी तो ये चुनौती भी है, ये चुनौती भी दी गई है सर। दूसरे तौर पे देखें तो एक चैलेंज भी पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आपको एक बार फिर दिया गया है, और चैलेंज एक्सेप्ट करना हमें अच्छा लगता है और उसका जवाब देना अच्छा लगता है। भारत की जवाबी कार्रवाई पर के बाद पाकिस्तान ने रोकी फायरिंग, एलओसी पर अब कोई फायरिंग नहीं, सेना ने कहा है। सीधी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर में अब कोई गोलीबारी नहीं हो रही है, कोई धमाके नहीं हो रहे हैं, सेना ने कहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने रोकी फायरिंग। ये बड़ा सवाल है, क्या अब हर दिन ऐसा चलेगा, क्या हर दिन ऐसा होने वाला है? ये ब्रिगेडियर एसके साहनी सर हमें अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन एक टिप्पणी करोड़ी सिंह जी आपकी बात पे मैं करना चाह रहा था। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा जो सरहद के इस पार भी हैं उस पार भी हैं, कि जो जनरल मुनीर की फौज ने किया है, जो मुल्ला मुनीर ने किया है, वो शैतान करते हैं। उन्होंने रिहायशी इलाकों को, आम लोगों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, उन्होंने बच्चों को निशाना बनाया है। तो वो शैतान करते हैं और शैतान को खुदा भी माफ नहीं करता है, ये याद रखिएगा। लेकिन ब्रिगेडियर एसके साहनी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूंगा सर। क्या हर दिन ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान फायरिंग करेगा, हम जवाब देंगे और फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, और या फिर अब इस जो एक मुल्ला मुनीर नाम की एक शैतानी ताकत जो है, जिहादी जो है उस पार बैठा है, उसके लिए जरूरी है कि उसे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से हटाया जाए, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और दूसरा पॉइंट जो एक आज हमारे तीनों ही फोर्सेस के जब प्रेस ब्रीफिंग की गई, उसमें लास्ट में जो कमांडर थे नेवी के, उन्होंने एक पॉइंट कहा कि हमने अपने गार्ड्स को डाउन नहीं किया है, हम बिल्कुल अलर्ट हैं, और अगर दुश्मन कोई भी एक्शन करता है तो पलटवार और जबरदस्त मिलेगा। सर आपका मैं दूसरा पॉइंट जो है पहले लेता हूं। जो हमारे ब्रीफिंग में बताया गया है कमोडोर नायर साहब ने कि गार्ड नीचे नहीं होगा। जो इंडियन आर्म फोर्सेस का गार्ड वैसे भी कभी नीचे नहीं होता, और किसी भी सिचुएशन के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, ये तो आप समझ लीजिए। और सेकंड चीज जो है कि फायरिंग क्या होती रहेगी एलसी के माहौल में पिछले आप समझ लो 30 साल से बीच में जो सीज फायर आया एग्रीमेंट तब रुकी है, अदरवाइज फायरिंग चलती ही रहती है। वहां फायरिंग कभी रुकती नहीं है जी, क्योंकि वो एरिया डोमिनेशन भी बनता है, और अगर हम फायरिंग नहीं करें तो ये कुछ ना कुछ करते हैं लोग आके। और ये भी देखा गया है कि कभी कभी कुछ मोटर के फायर हो जाते हैं, आर्टी फायर यस नहीं होता, स्मॉल आर्म फायरिंग में चलती रहती है बातचीत। ओके। पर अभी जो माहौल एकदम बना है, सीज फायर जो टूटा है 2 घंटे में, ये जो है सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हम बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, हमारे पूरे अपने इक्विपमेंट इंटैक्ट है, उनकी तरफ से अगर कोई भी कार्रवाई होती है हमने उनको अच्छे से जवाब देना है। अब पाकिस्तान को देखना है कि उनको क्या उनको शांति चाहिए कि ऐसे ही करना है। अगर मियां मुनीर जो है उनके नहीं समझ में आती उनकी कि उन्होंने सीज फायर वायलेशन ही करनी है, चाहे आईबी में आप देखिए कच्छ तक इन्होंने ड्रोन उन्होंने फिर फेंके हैं, और अपने न्यूज में आ रहा है, ठीक है मिसाइल का न्यूज कंफर्म नहीं हो रही, पर ड्रोन्स तो क्रॉस हो रहे हैं। आईबी और एलसी सेक्टर तो इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अगर इसी हालत में अगर ये चलते रहेंगे तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है। इसका भी इलाज हमारे पास है, या मियां मुनीर ने सोचना है कि उनको कितने दिन के लिए ऐसे काम करना है। जी, ये हमारे पास पूरा प्लान तैयार है। ओके,
अब प्लान तो इंडियन आर्मी के पास कमी नहीं होती है, और वो हमने दिखा दिया है पिछले 48 घंटों में, पाकिस्तान को दिखा दिया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और जो किया है उसको आप रोक भी नहीं पाएंगे, और हमने ऐसा करके भी दिखाया है। लेकिन करोड़ी सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो जाता है, जनरल मुनीर सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, फिर क्या ऑप्शंस हैं? इसे आप कैसे देखते हो और कितनी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि एक चीज और भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी आर्मी के साथ नहीं है। अगर तख्ता पलट भी आप करेंगे तो अवाम आपके साथ नहीं होगी। तो खुद आपने देखा ही है, जब इमरान खान को हटाया कि जेल में डाला गया, तो उसके बाद किस प्रकार से कोर कमांडर हो, रावलपिंडी के हेडक्वार्टर हो, हर जगह जो है वो तो सिर्फ पीटीआई के समर्थक थे, अब तो पूरा अवाम पाकिस्तान का खड़ा हो जाएगा मुल्ला मुनीर के खिलाफ। देखिए, भारत के सामने क्या विकल्प है वो तो साहनी साहब ने लास्ट के सेंटेंस में बता दिया कि भारत फुल्ली प्रिपेयर्ड है, समर्थ है, भारत कर सकता है। तो भारत क्या तो कोई विकल्प की दिक्कत नहीं है। अब पाकिस्तान के सामने जो हालात बन रहे हैं उसमें केवल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का आवाम और वहां की मिलिट्री होगा, पाकिस्तान का जो रीजनल डेवलपमेंट डिवीजन है, जो बलूच वाला है, पख्तून वाला है, सिंध वाला है, उनका क्या होगा? तो पाकिस्तान को क्या मिलिट्री अपने ही आवाम को, अपने ही देश को बूचड़ खाना बनाएगी? वो तो मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा आज के जमाने में। तो इस तरह का जेनोसाइड तो नहीं करेगी। तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये तो हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं। वहां के सियासतदान अगर पीछे बैठ जाएंगे और मिलिट्री हावी होगी तो वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा राजेश जी। तो मुझे लगता है कि कहीं गुड सेंस प्रिवेल करे और जो सिविलियन है वो आगे आके मिलिट्री को किसी भी तरीके से, क्योंकि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला ज्यादा होगा, जो पाकिस्तान को बर्बाद करेगा, दूसरों को तो उतना नहीं करेगा। क्योंकि भारत की फौजें तो डील कर लेगी। सानी साहब ने बता दिया कि हम तो बिल्कुल समर्थ हैं, लेकिन स्वयं पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का क्या हाल होगा? तो ये पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, शुरू में देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले नवाज शरीफ ने बहुत पहले कह दिया था कि भारत से हालात बिगाड़ो मत, ये सलाह दे दी थी। लेकिन अगर कोई सलाह माने नहीं, कितने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं तो उनकी समझ तो होगी कोई, क्योंकि हर चीज मिलिट्री एक्शन से नहीं होता। मिलिट्री एक्शन पूरे सिस्टम का एक पार्ट होता है और उस पार्ट का अपनी ड्यूटी होती है। जब मिलिट्री वाले इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करें, वो सियासत भी करें, वो समाज में अपना भूमिका भी निभाए, वो धार्मिक एक्टिविटी भी करें, तो वो उसको हम मिलिट्री नहीं कह सकते। वो तो एक अलग तरीके का ग्रुप हो गया है जिसको आप शैतान नाम दे रहे हैं, तो वो शैतान वाला एटीट्यूड हो गया। जी राजेश जी। ब्रिगेडियर एस के सानी सर, एक पॉइंट और, क्योंकि करोड़ी सिंह जी ने उस पॉइंट को जब टच किया तो मुझे लगा कि एक बड़ा अहम सवाल है ये। सर ने बलूच और पश्तूनों की बात की, आपने सर जनरल मुल्ला मुनीर की बात की, जो कि लोगों को इस प्रकार से संबोधित करते हैं, जैसे अपने सैनिकों को इस प्रकार से संबोधित करते हैं कि जैसे कोई मौलाना जो है वो तकरीरें पढ़ रहा होता है। लेकिन जब यही मुल्ला मुनीर बलूचों को गायब करते हैं सर, वो भी तो मुस्लिम भाई हैं, तब तो उनको ये मुस्लिम वाला प्यार नहीं दिखाई पड़ता है। पश्तूनों को गायब किया, पश्तूनों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तब नहीं दिखाई पड़ता है। पुंछ के अंदर जो इन्होंने ताबड़तोड़ सर पहले दिन फायरिंग की, वहां पर कई हमारे भाई, मुस्लिम भाई और बच्चे हमारे वो चले गए, तब तो उनको याद नहीं आया। उनकी फायरिंग के अंदर कई मस्जिदें, कई मंदिर, गुरुद्वारे ढह गए, तब उनको याद नहीं आया। ये सिर्फ क्या एक धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए ये इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और सच्चाई यह है कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो पश्तूनों और बलूचों के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं किया जाता। सर सानी सर। राजेश जी, पहली बात तो जब ये पहलगाम में 22 तारीख को जो ये बर्बरता हुई जी, हम जब समाचार देख रहे थे, इवन पाकिस्तान में जो लोकल्स है, जो सिविलियंस हैं, उनको भी ये पसंद नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये निहत्थे लोगों को आप कैसे मारे। हमारे देश में तो जो रोष है वो आज भी रोष है, और हम चाहते हैं कि इसका पूरा पाकिस्तान डिस्पेंसेशन आंसर दे। पर इवन जो सेनर एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी इस चीज को क्वेश्चन किया कि गलत है, निहत्थे लोगों को आप कैसे मार सकते हैं, और वो भी धर्म के नाम पे।
और अब आई बात की मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मियां मुनीर को नजर नहीं आ रही ये चीजें कि अब ऊपर से टीटीपी जो है स्वाट के एरिया में, और अफगानिस्तान जो जो ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं है, वो पूरा एरिया थोड़ा सा वैसे ही उनके काबू के बाहर हो रहा है। पिछले दिनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने काफी इनके ऊपर कहर ढाया है। जाफर एक्सप्रेस के साथ तो उन्होंने बता ही दिया कि वो पूरा एरिया कंट्रोल कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो हर एक काफी, क्वेटा में भी सुना है, अभी मुझे इसका पता नहीं अभी आया कि इन्होंने क्वेटा टेक ओवर कर लिया कि नहीं कर लिया, पर काफी शहर बलूचिस्तान में इन्होंने टेक ओवर कर लिए हैं, अपने बलूचिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की जो मौजूदगी है वहां बिल्कुल खत्म कर दी है। जो अभी बताया जा रहा था कि एक डिवीजन थी जो बलूचिस्तान में उनका ध्यान रखती थी, उसके वो वहां से कुछ एलिमेंट्स इनको ईस्टर्न बॉर्डर में लाए हैं। तो बलूचिस्तान तो काफी खाली है, काफी कम अभी इनके ट्रुप्स हैं। अब नीचे आए सिंध प्रोविंस में अगर आएंगे आप, सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस में आपस में चोलिस्तान डेजर्ट का जो इश्यू बना हुआ है, और इनके वाटर प्रोजेक्ट्स में वैसी परेशानी हो रही है। और ऊपर अगर आप देखें पीओके में, वहां तो लोग खड़े हैं हाथ फैला के भारत के पास आने के लिए। तो मियां मुनीर को तो मुझे समझ में रहा है कि कुछ उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि वो देश का क्या हाल कर रहे हैं। अगर वो तख्ता पलट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि एक चीज सक्सेसफुल होगी। देयर विल बी सिविल वॉर इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में अंदर से ही फिर एक्सप्लोजन होगा। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे मैं देख रहा हूं मैं। और ये हालात, ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर पावर है, उसका इलाज है हमारे पास। वो नहीं है कि वो अभी गिदड़ भपकी देते रहे कि न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, वो इतना आसान नहीं है। वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं सर। न्यूक्लियर पर मुझे लगता है कि मेरी और आपकी डिटेल से बातचीत होगी, ताकि दर्शकों को भी हम समझा पाएं कि क्या भारत करेगा अगर पाकिस्तान गलती से भी उसके ऊपर हाथ लगाता है। करोड़ी सिंह जी, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा सर। करोड़ी सिंह जी, अब अमेरिका जैसे देशों का जो मध्यस्थता करना चाहते थे, सऊदी अरब जैसे देश जो बीच में आ रहे थे, कुछ और मिडिल ईस्ट के देश जो चाह रहे थे कि शांति हो, ईरान का भी जिक्र उसमें मैं करना चाहूँगा। चीन ने भी कई बार कहा कि दोनों देश संयम बरतें। लेकिन अगर ये जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसके बाद मुझे लगता है कि इन देशों के पास भी भारत को समझाने के लिए अब कुछ नहीं होगा। अगर भारत यहाँ से एक बड़े पलटवार की तरफ जाता है तो देखिए, इन देशों के पास भारत को समझाने के लिए पहले भी कुछ नहीं था। पहले सभी ने कहा था भारत के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है, हम भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करते हैं। किसी देश ने ये नहीं कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत रिश्तों की बात आई और वहां इन देशों में थोड़े डिफरेंसेस हो गए, भाई सिचुएशन को एस्केलेट मत करो, वार की तरफ न जाएं, ये कंसर्न था। लेकिन जैसा सानी साहब ने कहा, सिविल वार होगी। पूरी दुनिया को इसी बात की चिंता है। अगर सिविल वार होती है और न्यूक्लियर पावर है, उस हालात में पूरी दुनिया के लिए खतरा है, केवल भारत के लिए नहीं। क्योंकि यूक्रेन में जब यूएसएसआर टूटा था तो पूरी दुनिया ने उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको खत्म करवाया था, इसीलिए कि कहीं ऐसा न हो कि मिसयूज हो जाए उनका। तो चलिए, बड़ी खबर मैं आपके पास आ रहा हूं सर। मुनीर नवाज शहबाज की नहीं सुन रहे हैं जनरल मुनीर। सूत्रों के हवाले बड़ी खबर बता रहे हैं, मुनीर सीज फायर सुनने को तैयार नहीं है। इतनी हालत खराब हो चुकी है, नवाज शहबाज की नहीं मान रहे हैं जनरल मुनीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुनीर सीज फायर सुनने को भी तैयार नहीं है। अगर कोई उनसे सीज फायर नाम का शब्द कह रहा है, तभी कहा जा रहा है कि मौलाना मुनीर जो हैं भड़क जा रहे हैं। तो ये ही वो जिहादी सोच है। एक जनरल की सोच ऐसी नहीं होती है। जनरल पूरे देश को देखता है, पूरी फौज को देखता है, दुश्मन की ताकत को भी देखता है। लेकिन जो जिहादी होता है उसको ना अपनी चिंता होती है ना अपने परिवार की चिंता होती है। ये एक बेसिक फर्क एक प्रोफेशनल आर्मी और जिहादियों के अंदर होता है, और जनरल मुनीर एक जिहादियों की तरह इस वक्त व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। अब करोड़ी सिंह जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद एसके सानी सर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि न्यूक्लियर पावर स्टेट हो, उसमें सिविल वार होता है तो बड़ा खतरा होता है। जब यूएसएसआर टूटा तो पूरी दुनिया ने प्रयास किया कि कैसे ये न्यूक्लियर
पावर के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं इनके स्पिल ओवर इफेक्ट हुए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। और मुनीर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पिछले महीने जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें सब कुछ उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या सोचते हैं, क्या कमिटमेंट है। तो मुनीर से कोई समझौते की गुंजाइश नहीं हो सकती अगर उस तरह का विचार और उस तरह का कमिटमेंट है जो उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त किया था। तो अगर वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर शहबाज की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अगर उनके पूरी आप स्थिति को समझे और किस तरह से वो व्यवहार करते हैं और किस तरह का सोच रखते हैं, तो ये अस्वाभाविक नहीं है राजेश जी। जी, मैं एग्री हूं आपकी बात से, लेकिन ब्रिगेडियर एसके साहनी सर, अगर ऐसी जिहादी ताकतें पाकिस्तान की आर्मी के चीफ बने हुए हैं और ऐसे लोगों के पास परमाणु बम का कंट्रोल है, ये एक और चिंता का विषय हो जाता है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में अराजकता फैलती है, टीटीपी कंट्रोल करता है, तो ये परमाणु बम आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। लेकिन यहां तो आका ही आतंकी बैठा हुआ है सर। इसको लेकर भी दुनिया को सोचना होगा, अमेरिका को भी ये सोचना होगा कि ये जो पाकिस्तान में बैठा है ये कोई आर्मी जनरल नहीं है, ये एक जिहादी सोच का जनरल है सर। हाँ जी राजेश, आप ठीक फरमा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि ये देश हमारे लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। बिल्कुल। अभी आप देखें यूएसए और ईरान में आपस में जब न्यूक्लियर की बात हो रही है, वो करने कितनी टॉक्स हो गई हैं कि आपस में इनके चलता रहता है, डिस्कशन चलती हैं, किस स्टेज में डिस्कशन है जी। क्यों? क्योंकि यूएसए ईरान वो नहीं चाहता कि वो उसके पास न्यूक्लियर पावर हो या उसके हाथ में कुछ शक्ति हो ऐसी। पर आप हम पाकिस्तान को देखिए, और सबको मालूम है पूरे विश्व में कि इनके पास तकरीबन जो डेटा कहता है कि 170 वॉर हेड्स हैं, और जो मिसाइल सीरीज है वो हत्फ मिसाइल सीरीज है। सबको मालूम है इस चीज का, ओपन डोमेन में नॉलेज है। पर अगर ये सिविल वॉर टाइप सिचुएशन होती है और ये जो न्यूक्लियर जो इनके आर्सेनल्स हैं किसी गलत हाथ में पहुंचते हैं, तो ये तो सबको सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है या विश्व को क्या करना है। ये एक हम टीवी में बैठ के डिबेट नहीं कर सकते हैं, पर प्लान सबके कुछ ना कुछ तैयार होता है। पर कैसे किसको डिस्करेज किया जाए, कैसे सही बुद्धि लाई जाए, ये तो हमें ही नहीं पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा। नहीं तो साउथ एशिया तो सर्वनाश हो जाएगा इस एरिया का। क्योंकि हिंदुस्तान के पास तो ट्रायड की, हमारे पास तो ट्रायड है। हमने हालांकि बोल दिया कि हम हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम पहले नहीं करेंगे, सेकंड में हम रिटेलिएट करेंगे। पर फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। इफ यू रियली आस्क मी, अभी बीच में एक साल पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू भी कर सकते हैं कि क्या करना है। तो अभी इसको हम अभी ओपन एंड रहने देते हैं इस बात को, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। बस एक पॉइंट समझा दीजिए सर, क्योंकि लगातार जो हमारा लाइव चल रहा है उसमें भी व्यूअर्स पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं आपसे भी पूछूं कि ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है क्या, और अगर भारत फर्स्ट यूज नहीं करता है, पाकिस्तान फर्स्ट यूज करता है, तो फिर भारत के पास क्या ऑप्शन बचेंगे? इन लोगों के मन में शंका है सर। मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर दें आप। ओके, पाकिस्तान तो बोलता ही है कि भाई हम हमारे पास जो है हम पूरे फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एसेट्स है, हम कर सकते हैं, मतलब वो फर्स्ट यूज कर सकते हैं। उन्होंने तो क्लियर, इंडिया ने बोला है कि हमारी पॉलिसी है एज ऑफ नाउ नो फर्स्ट यूज, कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे। पर हाँ, अगर हमारा दुश्मन न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो हमारे पास इतनी काबिलियत है, हमारे ट्रायड जो है, हम उन गिने चुने देशों में जिनके पास ट्रायड की फैसिलिटी है कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार समुद्र से, हवाई जहाज से या जमीन में किसी तरीके से, क्योंकि मोबिलिटी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमारी एक स्ट्रैटेजी कमांड है, वो एक तरीके से कैसे इसको करे वो हम कर सकते हैं। तो और अगर पाकिस्तान अगर यूज करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी स्ट्राइक के बाद वो पूरा सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत कैपेबिलिटीज है जी। एज रिगार्ड्स हमें फर्स्ट स्ट्राइक में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लिया और कुछ नुकसान हुआ, पर सेकंड स्ट्राइक में तो फिर पाकिस्तान को तो अपना आश्चर्य भूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम 200-250 ग्राम के न्यूक्लियर हथियार नहीं रखते हैं, और हमारा ये भी डॉक्ट्रिन साफ कहता है कि जब पलटवार होगा तो फिर पूरी ताकत के साथ होगा। लेकिन करोड़ी सिंह जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। चीन का भी एक बयान आ रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस पॉइंट को हम कैसे देख सकते हैं? चीन का ये बयान आना, तुर्की का चीन के पीछे
खड़ा होना और पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना तुर्की का, ये क्या मायने रखता है भारत के लिए? और ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि 1965 में भी अमेरिका पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। पैटर्न टैंक, बेहद आधुनिक टैंक उस वक्त माने जाते थे, वो पाकिस्तान की आर्मी को दिए थे और उनके जनरल पंजाब में उनको लेकर घुस गए। और हमें याद है कि आज भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि किस प्रकार से उनको छोड़कर उनको भागना पड़ा था। 1971 की लड़ाई में भी अमेरिका पाकिस्तान के ही पीछे खड़ा था, तब भी कुछ सीन अलग नहीं था। और आज अगर तुर्की खड़ा है तो इसका क्या भारत के ऊपर फर्क पड़ रहा है? भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि भारत को यह सोचना होगा कि वहां पे कुर्द हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारे पीछे भी खड़ा हो, कोई हमें भी मदद करे। सर देखिए, मेरे ख्याल से भारत कोई ऐसी एम्बिशन तो नहीं रखता है या ऐसा नहीं करेगा कि टर्की में कुर्द हैं, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में 4 मेन कम्युनिटी हैं जी। टर्क हैं, कुर्द हैं, अरब है और पर्शियन है। कुर्द के पास अपना कोई देश नहीं है, वो 4 देशों में बटे हुए हैं और वो चारों देशों में लड़ रहे हैं। तो कुर्द की स्थिति तो बिल्कुल अलग है। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई इस तरह का इंटरफेरेंस करेगा। कुर्द खुद ही लड़ रहे हैं, उनसे टर्की से लड़ रहे हैं, इराक में लड़ रहे हैं, वो सब जगह कुर्द की हालत वो तो बिल्कुल अलग है। लेकिन टर्की का पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना, देखिए टर्की वेपन्स दे सकता है, ड्रोन दिए हैं अभी भी, लेकिन लगता नहीं कि अपनी। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, पाक की संप्रभुता की रक्षा का साथ देंगे। चलिए, पाक की संप्रभुता की रक्षा के लिए साथ खड़े होंगे। चीन के विदेश मंत्री का भी बयान सामने आ रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, पाक की संप्रभुता की रक्षा का में साथ देंगे, ये चीन ने कहा है। जल्दी से एक मिनट के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वक्त थोड़ा सा कम बचा, एक मिनट के लिए दोनों एक्सपर्ट्स के पास मैं जाना चाहूँगा। एसके सानी सर, 1 मिनट, क्या मायने ये रखता है? क्योंकि हमने पाकिस्तान की किसी भी संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश नहीं की है, हमने आतंकी ठिकाने को ही निशाने पर लिया है। सर बिल्कुल, अगर चीन, पहली बात तो चीन के भी काफी ज्यादा स्टेक्स हैं इस इशू में जी। अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा थ्रेटन कौन सी कंट्री है, जो इंडिया, जिस हिसाब से हम आगे इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं जी, सबसे ज्यादा थ्रेटन चाइना है। ओके, हमने उनके हम उनकी इकोनॉमी में इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। उनके बैंकिंग सेक्टर थोड़े डेट में आ रहे हैं, रियलिटी सेक्टर डेट में आ रहा है। फैक्ट, उनके एप्पल की इंडस्ट्री वहां से निकल के हिंदुस्तान में आ गई है। और अभी हम भाई सितंबर हम चौथी बड़ी जीडीपी वाली देश बन जाएंगे, हम जापान पर ट्रिप कर जाएंगे और आने 1-1.5 साल में हम जर्मनी को भी ट्रिप कर जाएंगे। तो चीन की जो उनकी संप्रभुता थी, जो उनकी ऑटोनॉमी कहूंगा मैं इस रीजन में, साउथ एशिया में और एशिया रीजन में, और उसको एक भारत की तरफ से चैलेंज मिल रहा है। माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त का थोड़ा सा अभाव है। करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस प्रकार से चीन के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें गिरी हैं, ड्रोन फेल हुए हैं, क्या उस लिहाज से भी हम देखें कि चीन को भी चिंता हो रही है कि यहाँ पे कहीं मैं ना एक्सपोज हो जाऊं? जल्दी से करोड़ी सिंह जी। चलिए, करोड़ी सिंह जी के साथ संपर्क कर चुका है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूं जी, जल्दी से सर, 1 मिनट में जल्दी से। नहीं, मैं बिल्कुल, चाइना जो है उनका जो उनका इक्विपमेंट है, खासकर जो HP सीरीज के जो AD सिस्टम है जी, बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। JF-17 एक्सपोज हो गया है इन वे। वो सोचते थे कि बड़ा अच्छा जहाज मिला है और बड़ा अच्छा इनको फाइटर टक्कर मारेगा, तो चाइना का भी इक्विपमेंट भी एक्सपोज हो गया है। और वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी वॉर बैलेंस कैसे किया जाए। बिकॉज इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी तो सब विश्व में देख रहे हैं। हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश इंडिजिनस है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रह्मोस है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चाइना भी देख रहा है और उनकी जो उनको लग रहा था कि जो उनका इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, अभी हिंदुस्तान का इक्विपमेंट सबने देख लिया है किस हिसाब से हमने उनके ड्रोन्स खराब किए हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर एसके सानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू समय देने के लिए। करोड़ी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है कि अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब